हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस के मॉडल सेट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे दिया समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दे दिया उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन दे दिया अवतल दर्पण और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हो जाएगा सही, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में संबंध यहाँ पूछ रहा है। तो F बराबर होता है, हम लोग पढ़े होंगे, F बराबर होता है R/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा F बराबर R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो पहला ऑप्शन दे दिया आवृत्ति, दूसरा दे दिया वेग, तीसरा दे दिया है तरंग दैर्घ्य और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, आवृत्ति। प्रकाश के अपवर्तन के क्रिया में आवृत्ति भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस, क्योंकि फोकस से ही वह जब रिटर्न होगा तो वह फोकस से ही गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो पहला ऑप्शन दे दिया उत्तल, दूसरा ऑप्शन दे दिया अवतल, तीसरा ऑप्शन दे दिया समतल और चौथा ऑप्शन दे दिया समतल और तथा उत्तल दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल। इसका आंसर हो जाएगा समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो हम लोग पढ़े होंगे, इसका अपवर्तन के नियम 2 होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, 0 या अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा पॉजिटिव में, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी, ऑप्शन नंबर बी, जल में। यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम जल में होता है और अधिकतम निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी
होगी तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव में यानी कि 2 डायोप्टर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन पूरा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा कांच में, पानी में, हवा में, निर्वात में। तो सर्वाधिक निर्वात में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है दोस्तों, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। तो पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है पाचन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, चौथा ऑप्शन है संवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है चिप्स के पैकेट विकृत संगंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। यानी चिप्स का पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस इसमें भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन दे दिया संयोजन, दूसरा ऑप्शन दे दिया वियोजन, तीसरा ऑप्शन दे दिया विस्थापन और चौथा ऑप्शन दे दिया द्वि विस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। ZnO प्लस सी यानी जिंक प्लस कार्बन यहाँ दे दिया है। तो ये किसका इसका उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन का उपचयन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ कार्बन का उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ सी है, यहाँ पे Ca है, OH2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल गया है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचा है और 2 और 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ तो ऑक्सीजन भी सेम हो गया। और कार्बन यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो और ये सब में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। दिए गए चित्र में यानी कि जो दिया गया समीकरण है इसमें से कौन सा अभिक्रिया हो रहा है सो बताना है। यानी PbCuCl2 यानी PbCl2 यानी ये कॉपर फिर प्लस में दे दिया यहाँ Cu। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ सीधा जो Cl है यह उठ के Pb के पास यहाँ आ गया, तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। पहला ऑप्शन है हल्दी, दूसरा ऑप्शन है लिटमस, तीसरा ऑप्शन है चाइना रोज और चौथा ऑप्शन है प्याज।
तो इसका आंसर हो जाएगा प्याज। यह एक गंधीय सूचक की व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवक का प्रयोग करता है। तो ये इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो उसका सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 प्लस CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो हम लोग विरंजक चूर्ण का सूत्र हम लोग पढ़े हैं CaCl2। तो यह CaCl2 इसका ऑप्शन नंबर सी में है, विरंजक चूर्ण का सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रहा है। इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा है वियोजन, तीसरा है द्विविस्थापन और चौथा है विस्थापन। तो हम लोग देख रहे हैं तो इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है तंतुकरण प्रक्रिया में होती है। तंतुकरण प्रक्रिया में होती है तो इसमें क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H+OH- आयन के सांद्रता में कमी होता है, आयन के सांद्रता में कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो AgBr और फिर Ag+Br, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो पहला ऑप्शन है मुंह, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है कुटपाथ और चौथा ऑप्शन है खाद्य रिक्तिका। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा कुटपाथ, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लिशीकरण होता है। पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लिशीकरण कहाँ पे होता है। तो मतलब होता है किससे होता है। तो पहला ऑप्शन दे दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, दूसरा ऑप्शन दे दिया श्लेष्मा से, तीसरा ऑप्शन दे दिया पेप्सिन से और चौथा ऑप्शन दे दिया पित्त से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पित्त से इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में, अमीबा में स्वपोषी पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया 1, दूसरा ऑप्शन में दे दिया 2, तीसरा ऑप्शन में दे दिया 3 और चौथा ऑप्शन में दे दिया 4। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। तो श्वसन वर्णक क्लोरोफिल के कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है।
तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्काणु इसका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपोहन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अपोहन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है जनन की मूल घटना क्या है। जनन की मूल घटना क्या है। तो पहला ऑप्शन दे दिया है युग्मक का बनना, दूसरा ऑप्शन दे दिया है युग्मनज का बनना, तीसरा ऑप्शन दे दिया है डीएनए की प्रकृति बनना और चौथा ऑप्शन दे दिया है भ्रूण का बनना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए की प्रकृति बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुखंडन, इसमें बहुखंडन विधि द्वारा जनन हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है नर युग्म तथा मादा युग्म, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा निषेचन, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, निषेचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा सौर स्थिरांक का मान क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन, इसका हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए। तो यह 20 डिग्री सेल्सियस का इसका अंतर हो जाएगा, 20 डिग्री का सेल्सियस। तो हम लोग इसी प्रकार हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। और सारा सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और इसका डिटेल में वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। जय हिंद।